आदरणीय सभापति जी, पल्लव लोचन दास जी से लेकर श्री निशिकांत दुबे तक 17 माननीय सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण बातें की। पर चूंकि हम जानते हैं कि श्रम सुधारों में जो परिवर्तन हो रहा है और काम हो रहा है, जब एक साथी ने बताया कि 2003 से ये प्रक्रिया चल रही थी और जो लोग आज वॉकआउट कर गए हैं वो लोग पूरे 10 साल तक इस बात को अपने पास रखे रहे और इसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। ये एक साथी ने अभी कहा भी था। पर मैं धन्यवाद दूंगा श्री पिनाकी मिश्रा जी को, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं और हम उनको इतना ही बताना चाहते हैं कि नंबर 1, हम ऐसा कोई परिभाषा में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कि जिसमें राज्य के स्फीयर को हम दूर कर दें। बाकी बात हम उनको बता देंगे, पर हम एक और बात बताना चाहते हैं। एक बात उन्होंने कही थी कि 18,000 वर्कर की वेतन की परिभाषा, तो वो केवल वर्कर के लिए नहीं है, जो सुपरवाइजर की श्रेणी में आ जाते हैं उनकी बात है। बाकी वर्कर को चाहे जितना ही वेतन मिले वो वर्कर की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमें मानते हैं जो हवाई जहाज चलाता है वो भी वर्कर ही माना जाता है। तो इसलिए वो बात समझ में आती है। इसमें कोई विशेष बात होगी तो हम आपको बताने का काम करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि महत्वपूर्ण साथियों ने अपने विचार रखे और श्रम कानूनों का उद्देश्य हम अपने देश के इन राष्ट्र निर्माताओं को हर प्रकार की सुरक्षा, सुविधा तथा कार्य करने के लिए बेहतर वातावरण प्रदान करें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने सर्वप्रथम श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें उचित जीविका देने, काम करने के लिए उन्हें एक सुरक्षित वातावरण देने, श्रमिकों को व्यापक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा देने और महिलाओं को समान वेतन तथा मातृत्व लाभ देने में पहल की थी। हम ये जानते हैं कि इसकी शुरुआत महिलाओं के संदर्भ में आदरणीय मोदी जी जब आए तब मातृत्व लाभ में भी उनको कैसे छूट मिले। और मुझे खूब ध्यान है कि जब माइंस के बच्चे हमको मिले कि साहब हम माइनिंग में इंजीनियरिंग करते हैं पर लड़कियों को नौकरी करने का मौका नहीं मिलता है माइंस में, तो जब प्रधानमंत्री जी को हमने कहा तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अब लड़कियां भी सुरक्षा के साथ माइंस में नौकरी कर सकती हैं। ये वास्तव में आदरणीय मोदी जी का विजन हम सबकी समझ में आता है। और मुझे ध्यान है कि जब कानूनों में संशोधन की बात चल रही थी तो इस वाली लोकसभा में पहला कानून जो हमने पास किया था वो कोड ऑन वेजेज हमने पास करने का काम किया था। पहला कानून था इस लोकसभा का। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बाबा साहब के सपनों को आगे बढ़ाते हुए 2014 में श्रमेव जयते को सत्यमेव जयते के बराबर महत्व देते हुए श्रमिक भाई बहनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता स्पष्ट कर दी थी। पिछले 6 वर्षों में हमारी सरकार ने इसी दिशा में अनेकों सार्थक कदम उठाए, जैसे कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के माध्यम से पेंशन देने का कार्य, महिलाओं के मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, महिलाओं को खदान क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार देना, छोटे व्यापारियों को पेंशन की सुविधा देने की योजना शुरू करना, देश में प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के द्वारा फॉर्मल रोजगार को बढ़ावा देना, श्रमिकों को भविष्य की निधि तथा कल्याण योजनाओं की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना और ईएसआई की सुविधाओं का विस्तार करना। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमने श्रम सुधारों का काम आरंभ किया था। अध्यक्ष जी, श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए ओएसएच कोड में प्रावधान लाए गए हैं। हमने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ तथा वेलफेयर के प्रावधानों की एप्लीकेबिलिटी को बढ़ाया है। ओएसएच कोड के प्रावधान जो वर्तमान में केवल फैक्ट्री, डॉक्स, माइंस, कंस्ट्रक्शन, प्लांटेशन, बीड़ी, सिगार और मोटर ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे श्रमिकों पर ही लागू होते हैं। अब वो आईटी तथा सर्विस सेक्टर सहित सभी सेक्टरों के संस्थानों पर समान रूप से लागू होंगे। ओएसएच कोड में
परिभाषाओं को भी व्यापक बनाया गया है। मनोरंजन के क्षेत्र में सिने वर्कर्स की सीमित परिभाषा की तुलना में हमने श्रम कानूनों के दायरे में अब सभी प्रकार के मनोरंजन माध्यम के श्रमिकों को लाने के लिए ऑडियो विजुअल वर्कर्स की परिभाषा का प्रावधान भी किया है। अभी जैसा हमारे साथी तिवारी जी कह रहे थे, इसी प्रकार पत्रकारिता के क्षेत्र में भी डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इत्यादि में कार्य करने वाले पत्रकारों को भी वर्किंग जर्नलिस्ट की परिभाषा में शामिल किया है। हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को सीमित करने की बात की थी। इस विषय में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान श्रम कानून में प्रवासी मजदूर की परिभाषा में केवल वे ही श्रमिक आते हैं जो कि एक ठेकेदार के माध्यम से एक राज्य से दूसरे राज्य में लाए जाते हैं। ओएसएच कोड में प्रवासी मजदूर की इस परिभाषा को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाया गया है, जिससे अब सभी प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हों तो उनका वेतन 18,000 रुपये से कम हो तो वो सभी प्रवासी श्रमिक की परिभाषा के दायरे में आएंगे। अब उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूँगा, ये सरकार प्रवासी मजदूरों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है तथा उनके कल्याण के लिए बहुत से प्रावधान ओएसएच कोड में किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों का एक डाटाबेस बनाने का प्रावधान पहली बार कानून में दिया जा रहा है। इस कानूनी प्रावधानों के बाद उपयुक्त सरकारों को अनिवार्य रूप से प्रवासी मजदूरों के संपूर्ण डाटाबेस को तैयार करना होगा। प्रवासी मजदूरों को अपने मूल निवास के स्थान तक जाने के लिए साल में एक बार उनके एम्प्लॉयर द्वारा यात्रा भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वेलफेयर स्कीम की पोर्टेबिलिटी भी सुनिश्चित की जा रही है तथा प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के निवारण के लिए कानून में ही हेल्पलाइन की व्यवस्था की गई है। ओएसएच कोड के दायरे में आ रहे श्रमिकों को एक निश्चित आयु के बाद निःशुल्क हेल्थ चेकअप का अधिकार दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा मिलेगा। ओएसएच कोड में पहली बार श्रमिकों को नियुक्ति पत्र पाने का कानूनी अधिकार दिया गया है, जो अब तक नहीं था। आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी कोई नियुक्ति पत्र नहीं था इनके लिए। अध्यक्ष महोदय, यदि हम चाहते हैं कि हमारे सुरक्षा के स्टैंडर्ड प्रभावी एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो तो ये आवश्यक है कि हम उनको समय के साथ गतिशील बनाएं। इसलिए सेफ्टी स्टैंडर्ड को एक त्रिपक्षीय बोर्ड, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ बोर्ड के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। ये एक नई व्यवस्था की गई है। वर्तमान के श्रम कानून के अनुसार दुर्घटना की स्थिति में जुर्माने की राशि पूरी तरह से सरकार के खाते में जाती है। ये हमें मंत्रालय में आने के बाद पता चला कि अगर कोई जुर्माना किसी एक्सीडेंट के कारण होता है तो वो पैसा उस व्यक्ति को नहीं मिलता है, वो सरकार के खाते में जाती है, जिसका श्रमिकों को कोई लाभ नहीं मिलता है। परंतु इस नए कानून से पीड़ित श्रमिक को अन्य लाभों के अलावा जुर्माने की राशि का भी कम से कम 50% मिल पाएगा। ऐसी व्यवस्था हम इस कानून में कर रहे हैं। ये सारे नए प्रावधान ओएसएच कोड में हमारे श्रमिकों को सुरक्षित कार्य का वातावरण देने के लिए दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक शांति तथा विकास के लिए श्रमिकों तथा एम्प्लॉयर्स के बीच एक सकारात्मक रिश्ता बहुत जरूरी होता है। इसी उद्देश्य से इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के प्रावधान हर एक औद्योगिक संस्थान के ऊपर लागू होंगे, चाहे उनमें एक ही श्रमिक क्यों न कार्य कर रहा हो। हर औद्योगिक संस्थान के लिए विवादों के शीघ्र निस्तारण के लिए भी कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। उदाहरण के लिए हमारे ट्रिब्यूनल में अब एक मेंबर के स्थान पर 2 मेंबर का प्रावधान किया गया है, जिससे विवादों के जल्द निस्तारण में और तेजी आए और एक मेंबर की अनुपस्थिति में भी ट्रिब्यूनल का कार्य चलता रहे। मैं यहाँ ये भी माननीय सदस्यों को स्पष्ट करना चाहूँगा कि आईआर कोड में भी परिभाषाओं को वर्तमान की तुलना में और ज़्यादा मजबूत किया गया है। उदाहरण के लिए वर्कर की परिभाषा में सुपरवाइजर की वेतन सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर अब 18,000 रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव से आज के मुकाबले कहीं ज़्यादा सुपरवाइजर आईआर कोड की परिधि में आएंगे।
अध्यक्ष महोदय, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को IR कोड में लाने पर मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि वर्तमान में भी संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार श्रमिकों को कम से कम समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में रखते हैं, लेकिन उन्हें नियमित कर्मचारी की भांति सेवा शर्तें, छुट्टी, वेतन, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि नहीं मिल पाते हैं। हमें ये स्वीकार करना होगा कि संस्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार श्रमिकों को रखने की स्वतंत्रता देनी आवश्यक है। एक संतुलन बनाते हुए हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि फिक्स टर्म एम्प्लॉइज की सेवा शर्तें, वेतन, छुट्टी एवं सामाजिक सुरक्षा भी एक रेगुलर एम्प्लॉय के समान ही होंगी। IR कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों पर भी मैं बताना चाहूँगा, किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार IR कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है कि जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। श्रमिकों को स्ट्राइक पर जाने से न तो श्रमिकों का और न ही इंडस्ट्री का कोई लाभ होता है। जहां तक IR कोड में रिट्रेंचमेंट, क्लोजर या ले ऑफ में थ्रेशोल्ड को बढ़ाने की बात है, तो मैं बताना चाहूँगा कि श्रम एक समवर्ती सूची का विषय है और संबंधित राज्य सरकारों को भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार श्रम कानूनों में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसी थ्रेशोल्ड की सीमा को राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित 16 राज्य पहले ही अपने यहाँ बढ़ा चुके हैं। ये थ्रेशोल्ड इन राज्यों ने अपने आप ही 300 तक संख्या कर दी। इस प्रावधान का एक पक्ष ये भी होता है कि ज्यादातर संस्थान 100 से ज्यादा श्रमिकों को अपने संस्थान में नहीं रखना चाहते थे, जिससे अनौपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलता है। अध्यक्ष महोदय, इस एक प्रावधान को बदलने से देश में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को स्थापित करने के लिए निवेशक प्रेरित होंगे और ज्यादा संख्या में बड़ी फैक्ट्रियों के स्थापित होने से रोजगार के कहीं ज्यादा अवसर हमारे देश में श्रमिकों के लिए उत्पन्न होंगे। माननीय अध्यक्ष जी, श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए ट्रेड यूनियंस के योगदान को हमने समझा और स्वीकार किया। इसी वजह से पहली बार उनकी सहभागिता को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से उनको संस्थान स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर यानी तीनों स्तरों पर कानून में मान्यता दी है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है। जिन्होंने अपने अच्छे समय में देश के विकास में योगदान दिया है, उन्हें उनके कठिन समय में बीमारी, दुर्घटना, बेरोजगारी, वृद्धावस्था जैसी समस्या का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाए। हमें अपने देश में धीरे धीरे यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी प्रणाली की व्यवस्था करनी है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए ESIC और EPFO जैसे सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब हमारा उद्देश्य है कि सामाजिक सुरक्षा के दायरे में सभी 50 करोड़ श्रमिकों को लाया जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा कोड के अंतर्गत हमने प्रयास किया है कि ESIC के अंतर्गत मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक भी पहुंचाया जाए। इसी अनुक्रम में ESIC के विस्तार के लिए निर्णय लिया गया है कि इसकी सुविधाएं देश के सभी 740 जिलों में दी जाएंगी। वर्तमान में ESIC की सुविधाएं केवल उन संस्थानों को मिल पाती हैं जिनमें 10 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा कोड में अब यह प्रावधान किया गया है कि हजारदस्त यानी जोखिम वाले क्षेत्रों में कार्य कर रहे संस्थानों को ESIC की सुविधाएं अपने श्रमिकों को अनिवार्य रूप से प्रदान करनी होगी, चाहे उनके संस्थान में केवल एक ही श्रमिक क्यों न काम कर रहा हो। बागानों में काम कर रहे श्रमिकों को ESIC की सुविधाओं का लाभ मिले, अब इसका विकल्प भी प्रदान किया जा रहा है। आज तक ESIC की सुविधाओं से बागान में कार्य कर रहे श्रमिक वंचित रहे और काफी समय से मांग रही कि इन श्रमिकों को भी ESIC के दायरे में लाने का विकल्प दिया जाए। इसके अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है कि और मुझे लगता है कि हमारे बागान क्षेत्र में जो सांसद महोदय समस्या लेकर आते हैं
वो इससे पूरे संतुष्ट कम नजर आते हैं, पर हम उनकी बात को समझते हैं, ध्यान रखते हैं, उनको शिकायत का मौका न मिले, ये हमारी चिंता की बात है। असंगठित क्षेत्र और गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी ईएसआईसी के दायरे में लाने के लिए योजना बनाने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसे संस्थान जहां 10 से कम श्रमिक काम कर रहे हैं, उन संस्थानों को भी स्वेच्छा से ईएसआई का मेंबर बनाने का विकल्प इस कोड में दिया जा रहा है, जिससे छोटे उद्योग भी ईएसआईसी से जुड़ सकें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन की जानकारी देना चाहूंगा कि जहां एक और ईएसआईसी की कवरेज को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं, वहीं साथ साथ कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ से संबंधित सामाजिक सुरक्षा के दायरे को बढ़ाने के लिए भी इस कोड में प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में केवल शेड्यूल में आ रहे ऐसे संस्थान जिन्हें 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य कर रहे हैं, वे ही ईपीएफ के दायरे में आते थे। शेड्यूल को हटा देने के कारण अब वे सभी संस्थान जिनमें 20 या उससे अधिक श्रमिक हैं, वे भी ईपीएफ के दायरे में आएंगे। साथ ही वे संस्थान जिनमें 20 से कम श्रमिक हैं, उनके लिए ईपीएफ के सदस्य स्वेच्छा से बनने का विकल्प सामाजिक सुरक्षा कोड में रखा गया है। इसके अतिरिक्त स्वरोजगार वाले श्रमिकों के लिए भी ईपीएफ की कवरेज देने के लिए योजना बनाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय जी, असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए पहली बार एक सामाजिक सुरक्षा फंड का प्रावधान किया गया है। इस फंड के द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिक जैसे गिग वर्कर्स तथा प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई जाएगी। इससे इन 40 करोड़ श्रमिक भाई बहनों को सामाजिक सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के लाभ जैसे मृत्यु बीमा, दुर्घटना बीमा, पेंशन, मातृत्व लाभ इत्यादि प्रदान किए जाएंगे। इन सभी नए प्रावधानों के द्वारा हमने एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंतर के अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण इस बात से सहमत होंगे कि श्रमिक और उद्योग एक दूसरे के पूरक होते हैं। अनुपालन की व्यवस्था को ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और सरल बनाने के लिए हमने चारों लेबर कोड्स में एक समान प्रावधान रखे हैं। पहली बार अब संस्थानों को विभिन्न श्रम कानूनों के अंतर्गत 8 रजिस्ट्रेशन लेने के स्थान पर चारों लेबर कोड में केवल एक ही रजिस्ट्रेशन लेना होगा। उसी प्रकार अलग अलग कानूनों के अंतर्गत 3 या 4 लाइसेंस लेने के स्थान पर केवल एक ही लाइसेंस की व्यवस्था की जा रही है। अनुपालन की व्यवस्था की जटिलता का एक और उदाहरण यह है कि वर्तमान में श्रम कानून के अनुसार 75 से अधिक रजिस्टर तक रखने पड़ते थे और 50 से अधिक रिटर्न्स फाइल करने पड़ते, और तो और एक ही सूचना अलग अलग अथॉरिटीज को बार बार देनी पड़ती है। अब 4 लेबर कोड्स में रजिस्टर्स तथा रिटर्न्स की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है और जहां तक संभव है इसे ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा भी दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, श्रमिक और एम्प्लॉयर्स को श्रम कानूनों की पर्याप्त जानकारी होगी तो बेहतर अनुपालन संभव हो पाएगा। इसको ध्यान में रखते हुए अब हमने इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के रूप में दोहरी जिम्मेदारी दी है, जिसके अंतर्गत वो नियोक्ता तथा श्रमिकों दोनों को कोड के अंतर्गत उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों की जानकारी देते हुए उनके लिए एक सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। निरीक्षण तंत्र को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने की सोच से एक रैंडम वेब बेस्ड इंस्पेक्शन सिस्टम लाने का प्रावधान भी सभी कोर्ट्स में दिया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को उनके कानूनी अधिकार वास्तविक रूप से मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष जी, सालों तक लंबित रहने वाले मामलों को जल्दी निपटाने के उद्देश्य से सभी लेबर कोर्ट्स में कंपाउंडिंग का प्रावधान किया गया है, जिससे ट्रिब्यूनल और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में काफी कमी आएगी। अध्यक्ष महोदय, कंपाउंडिंग में प्राप्त धनराशि को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बनाए गए सोशल सिक्योरिटी फंड में जमा करने का प्रावधान किया गया है, जिससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। सभी लेबर कोड में पेनल्टी की राशि को कई गुना बढ़ाया गया है, जिससे ये सही अर्थों में पेनल्टी एक डिटरेंट की तरह साबित हो। अनुपालन व्यवस्था को समयबद्ध करने हेतु भी कोड में कई प्रावधान किए गए हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में ईपीएफ तथा ईएसआईसी एक्ट के अंतर्गत होने वाली
कार्रवाई को पूर्ण करने के लिए कोई समय सीमा नहीं थी। अब इन इंक्वायरीज को पूर्ण करने के लिए 2 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसे विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ माननीय सदस्यों ने ये भी कहा कि हमने कई विस्तृत विषयों को कानून में न रखकर नियम बनाने का प्रावधान किया है। इस विषय पर मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि बदले हुए समय के साथ साथ सहजता से बदलाव करने के लिए आवश्यक है कि कानून में फ्लेक्सिबिलिटी रहे। उदाहरण के लिए आज फैक्ट्री एक्ट में सीढ़ी, लिफ्ट, गियर इत्यादि के स्पेसिफिकेशन तक कानून का हिस्सा है। यानी अगर सीढ़ी बदलनी है, लिफ्ट कहीं बदलनी है तो कानून में परिवर्तन करें। जिन्हें नियमों में लाएं तो इन्हें समय के साथ साथ आसानी से परिवर्तित किया जा सकेगा। उसी प्रकार कई परिभाषाओं में वेतन सीमा को कानून में होने के कारण कई वर्षों तक आर्थिक स्थिति बदलने के बावजूद भी आसानी से नहीं बदला जा सका है। इसलिए कानून में बदलते परिवेश के सापेक्ष फ्लेक्सिबिलिटी रखना उचित है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज हम एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के साक्षी बन रहे हैं जब देश में काम कर रहे 50 करोड़ श्रमिकों को आजादी के 73वें वर्षों के बाद वेतन, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, कार्यस्थल पर उचित वातावरण तथा उत्तरदायी विवाद निष्पादन व्यवस्था देने का कार्य इन लेबर कोड्स के माध्यम से किया जा रहा है। यह तभी संभव हो पा रहा है कि हमारे देश को एक जवाबदेह प्रधानमंत्री मिला है जो हर बात को सोचता और समझता है और तुरंत फैसला लेता है। तो मैं अब आप सभी साथियों का आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि कामकाज की वर्तमान परिवेश में श्रमिकों के कल्याण की इस यात्रा में आप राजनीतिक हितों से ऊपर उठकर सर्वसम्मत से ये 3 बिल जो हैं यूएसएच कोड 2020, IR कोड बिल 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020, इन तीनों बिल को सर्वसम्मत पास करने की कृपा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।